Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshekar, and I welcome all of you to another interesting episode of Conexia High Flyers. Friends, as all of you are aware, these episodes help us understand, companies in a much better way. And in this, process, we introduce the companies to you by talking to the top managers of such companies, the promoters of such companies, so that all of us can understand, their company's business model, the promoters' growth journey, and their future growth plans. And in this process, we get a lot of valuable information from the managements of such companies. And friends, today we've got another interesting company which operates in the infrastructure space and which is going to hit the capital market very soon. The company which we are going to introduce today to you is called VVIP Infratech Limited. And we have the privilege and pleasure of having the promoter and the top management team with us. We have Mr. Praveen Tyagi, who's the promoter and director of the company. प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद टाइम स्पेंड करने के लिए और वी आल्सो हैव द सीएफओ ऑफ द कंपनी मिस्टर अमित रस्तोगी. अमित जी आपको भी बहुत नमस्कार और फॉर द टाइम. तो मुझे यकीन है सर आज के एक छोटे इंटरव्यू में हमको आपके कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो हमारे इन्वेस्टर्स को बहुत उपयोगी होगा. तो मैं यही चाहूंगा कि जितना हो सके उतना आप हमको आपकी कंपनी के बारे में विस्तार से बताइए. जी जी अविनाश जी, ये जो हमारी कंपनी है वीवीआईपी इंफ्राटेक लिमिटेड, ये हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स के फील्ड में काम करते हैं. मुख्य रूप से हम 3 तरीके के काम करते हैं. नंबर 1 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट एंड सीवर नेटवर्क वर्क्स. नंबर 2 वाटर लाइन्स एंड वाटर नेटवर्क्स एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रिफिकेशन की लाइन बनाना और उनकी स्ट्रेंथनिंग करना. नई लाइनें भी बनाते हैं और उनकी स्ट्रेंथनिंग भी करते हैं. तो इस प्रकार से हम 3 फील्ड में काम करते हैं, वाटर लाइन, सीवर लाइन एंड इलेक्ट्रिफिकेशन. इन तीनों में हमारा मुख्य रूप से काम है. सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हमने बहुत बड़े बड़े प्लांट्स बनाए हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हमने बनाए हैं. और आपको मैं बता दूं कि हमारी कंपनी जब सन 2008 में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पहली बार हम यहाँ पर बहुत कम लोग बनाते थे, तो एसबीआर टेक्नोलॉजी से हमने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना शुरू किया था. और आज हमारे पास कंपनी के पास काफी बड़े बड़े एक्सपीरियंस हैं सीवर ट्रीटमेंट के, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के. जी बढ़िया. इनफैक्ट अमित जी थोड़ा सा आपके बिजनेस जर्नी के बारे में बताइए क्योंकि काफी लंबा आपका बिजनेस जर्नी है. तो ये बिजनेस सर आपने आपके फादर से इनहेरिट किया या ये फर्स्ट जनरेशन एफर्ट है, ये थोड़ा सा विस्तार में बताइए. ये मैं बताता हूँ जी आपको. एक्चुअली में क्या था कि मैं खुद जो हूँ टेक्निकल साइड से हूँ. मैं डिप्लोमा इंजीनियर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूँ. मैंने सन 1988 में मैंने जो है कंपनी को स्टार्ट किया था. बहुत छोटे छोटे काम मैंने इस कंपनी से स्टार्ट किए थे. उस समय पर हम सीवर लाइन के भी काम करते थे, वाटर लाइन के भी काम करते थे, हम रोड भी बनाते थे, हम पार्क भी बनाते थे, हम डेवलपमेंट का भी काम करते थे. तो सारे फील्ड में काम करते थे, लेकिन बहुत छोटे छोटे काम करते थे. काम करते करते चूंकि मैं टेक्निकल साइड से था, तो उसमें से हमने देखा कि हम उसमें वाटर लाइन में एंड सीवर लाइन में एंड इलेक्ट्रिफिकेशन में ये 3 लाइनों के हम काम करते चले गए. और बाय डिफॉल्ट आज की तारीख में ये तीनों के तीनों सेक्टर भारतवर्ष में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं. और चूंकि हमारे पास चूंकि हम इन कामों को करते रहे, तो इनकी योग्यता रही, इन कामों का एक्सपीरियंस रहा. हमारे पास टेक्निकल स्टाफ, इंजीनियर्स, ये सारे के सारे उसी फील्ड के फिर हमारे साथ इकट्ठे होते चले गए. आज की तारीख में यदि मैं बताऊं तो हमारे पास बहुत पुराने इंजीनियर्स जो ग्रास रूट से हमारे साथ में हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. हाईली क्वालिफाइड है, ग्रेजुएट तो है ही है, एमटेक एंड इस तरह के लोग हैं. क्योंकि ना ये टेक्निकल काम है. जैसे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, इधर से जो है सीवर जाना है और इधर से जो है ट्रीटेड जो है उसका वाटर निकलना है. ऐसे वाटर इधर से जाना है और उधर से वाटर जो है ट्रीटेड वाटर निकलना है. तो बीच में जो मैकेनिकल का सारा काम था, मैं खुद टेक्निकल था और स्टाफ इस प्रकार से है. तो इस प्रकार से हमने कंपनी को 1988 से स्टार्ट करके छोटे छोटे काम करते करते हुए आज हम इस स्तर पर आए हैं कि हमारा आईपीओ आने की पोजीशन में है. ठीक है, बढ़िया. आई थिंक प्रवीण जी अभी एक बात बताइए कि मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए और हमारे इन्वेस्टर्स के लिए कि हमारा बिजनेस मोर और लेस ईपीसी बिजनेस के जैसा है या थोड़ा सा अलग है. ईपीसी में तो पूरा इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन पूरा काम कंपनी करती है, पर हमारा काम भी सिमिलर लाइन पे है या हम थोड़ा काम अलग करते हैं?
नहीं, हम ईपीसी लेवल पर ही हमारा काम होता है। अब बल्कि अब तो जो टेंडर्स भी आ रहे हैं वो इस प्रकार से आते हैं कि टोटल डिजाइनिंग भी हमारी होती है, यानी डिजाइनिंग पार्ट भी हमारी कंपनी का ही होता है। वो तो बोल देते हैं कि भाई इतना पीछे से इतना सीवर आ रहा है, इसका जो है आपको ट्रीटमेंट करके आपको जो ट्रीटमेंट प्लान बनाना है, पूरा नेटवर्क पूरे शहर का सीवर लाइन का डालना है, तो उसकी पूरी डिजाइनिंग वर्क भी हमारी कंपनी के पास होती है, जो हाईली टेक्निकली काम है। एंड देन फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड देन फिर हैंडओवर। एंड बल्कि उसमें मेंटेनेंस भी उसमें कभी कभी जो है 1 साल का होता है, कभी कभी 3 साल का भी होता है, कहीं कहीं पर 10 ईयर्स का भी जो है मेंटेनेंस हमको करके देना पड़ता है। बिल्कुल, नहीं मैं समझ गया। प्रवीण जी मेरे को बताइए, अभी आपने ओएनएम की बात की, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, तो मोटा मोटी सर अभी हमारा जो रेवेन्यू है, मैं FY23 का नंबर देख रहा था, सितंबर का नंबर जो आपने प्रोस्पेक्टस में डाला है, तो अभी हमारा ओएनएम का कितना मोटा मोटी शेयर होगा टोटल रेवेन्यू में? और मेरे को एक बात बताइए सर, अभी जो स्टेटेड ऑर्डर बुक है हमारी, जो करंट ऑर्डर बुक है, वो कितनी होगी और वो कितने समय में हम कंप्लीट कर पाएंगे? ये अमित जी बताएं। Avinash ji, if we talk about the order book, we have an order book of around 477 crores of as on 31st Jan 2024, and after that we submitted bid for 884 crores of new tenders. Out of 884 crores, we have got LOI of 210 crores. One for the electrical work in for 176 crore in Roorkee, and other one is for the STP in the Rishikesh, 32 crores. Rest of the orders are in process to be opened, and very soon it will be opened. And this you ask about the O&M turnover. Basically nowadays every generally contract comes with the O&M part also. In few contracts we are doing O&M up to 5 years, in few for 10 years and 15 years. But generally the tenders have the O&M clause also. Out of the our turnover of 215 crores last year, FY24, if we talk about, our O&M turnover would be around 25 crores. Okay. Right. So basically 25 crores is the O&M kind of piece, and the remaining is basically from fresh contracts. Now you said you got some L1 orders also. So, this 477 crores is as of what date, Amit ji, if you could tell me? It is as of March. Yeah, as on date. 477 crores orders were on 31st January 2024. And these orders we got recently last month only. We got LOI of one project last week only, 176 crores, and 32 crores we got in the June. So now the order book is in the range of around 600 crores. Okay, understood. And typically, Amit ji, now since you have told us the order book, tell us, basically, what is the kind of normal time cycle for execution of these projects? Like 600 crores का जो order book है, वो मोटा मोटी सर कितने साल में, what time period, is the company confident of completing these orders? Like normal time cycle क्या होता है हर एक प्रोजेक्ट का? सर मैं बताता हूँ आपको कि जितने भी हमको ये वर्क्स मिलते हैं, ऑलमोस्ट 18 मंथ का टाइम होता है। 18 मंथ में हमें, जैसे मान लिया अभी हमें 200 करोड़ का काम मिला है, जो 178 में हमारा क्लोज हुआ है, वह काम हमको 18 मंथ में पूरा करना है। तो 18 मंथ से पहले ज्यादातर काम हम उससे पहले ही खत्म कर देते हैं। तो लेकिन जो ये 200 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़, इन सब में 18 मंथ्स का टाइम मिलता है, और ये सब जून से बिफोर टाइम जो है ना फिनिश हो जाते हैं। ओके, समझ लिया। और सर दूसरी बात मैं पूछना चाहता था अमित जी, ये फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको पूछूंगा। सर मेरे को बताइए कि नॉर्मली ईपीसी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज में हम जहाँ पे भी मिले हैं, प्रोमोटर्स ने बोला है कि करीबन 5% या 10% जो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू होता है कंप्लीटेड प्रोजेक्ट का, वो रिटेंशन मनी रखा जाता है, बाद में आपको 1 साल के बाद पैसा दिया जाता है। तो हमारे बिजनेस में भी ऐसा ही होता है कि हमको करीबन 5% या 10% रिटेंशन मनी बाद में मिलता है वंस द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड। और दूसरी बात, अभी प्रवीण जी ने बोला कि हम प्रोजेक्ट्स 18 महीने के पहले कंप्लीट करते हैं, तो अभी इस बिजनेस में अगर आप प्रोजेक्ट टाइम से पहले कंप्लीट करते हो तो अपने को कुछ इंसेंटिव मिलता है, या बेसिकली वी गेट मोर ऑर्डर्स? अगर इंसेंटिव नहीं मिला तो नए ऑर्डर्स मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट अपने को मिलता होगा ना, अगर हम काम जल्दी करें, कस्टमर को टाइम बचाए, कॉस्ट बचाए, तो इसके बारे में बताइए। Yeah, sir. I tell you, sir. Basically, retention money clause is there. Generally, it is in every government contract. 5 to 10% retention money, depending upon tender to tender, department holds.
and if we submit the bank guarantee, then that amount can be released also. So there is both clause for the retention money, like you can get after the retention money period over, you can get the money, or you can submit the bank guarantee, you can get the money. Exactly. So retention money clause is there in each and every contract. Okay. And as far as this early execution you are talking about, there is no such kind of clause. If you give the project earlier in these tenders, there is no clause. Basically, in NHI or other authorities, they have these kind of clauses. But if you do early, though, definitely it improves your reputation. It reduces the overheads. It reduces so many expenditure of the company. So that increases the profitability as well as your goodwill. Next tenders you will definitely get on the basis of the new tendering activities. But this increases the reputation in the eye of the department, as well as it increases definitely the profitability. So time is the essence. I think what you say is right. I think incentive financial नहीं मिले, लेकिन फ्यूचर में ऑर्डर अच्छे मिलने के पोटेंशियल लगते हैं. So this is a good thing. Now tell me one thing, Amit ji, out of our total revenue, what is government business and what is private business? इसका शेयर जरा बताइए मोटा मोटा. Sir, basically if you see, we are in the public amenity business, like sewer treatment plant, sewer network, electrification. All these are the public amenities, and this is developed by the government only. There is no private sector who is coming up with the tenders, because this is the public amenities. So we get all the business through the government only. Okay. और ये जो सारे जो वाटर सीवरेज के प्रोजेक्ट होते हैं या मे बी दूसरे कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स आप हैंडल करते हैं, तो सर ये ज्यादातर प्रोजेक्ट्स आर ऑल आर बैक्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. यानी मान के चलिए कि पॉलिटिकली अगर गवर्नमेंट बदल गई कोई भी स्टेट में, तो हमको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर है. कैन वी एज्यूम दैट? देखिए क्या है कि जितने भी ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, और वो उनको जो ऑर्गेनाइज करते हैं, जो काम कराते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट कराती है. तो टोटल फंडिंग हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है, और उसका टोटल ऑपरेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है. लेकिन जब आप इस लेवल पे काम करने लगते हैं 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट के चेंज होने से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. तो मेरा मानना ये है कि सेंट्रल फंडेड सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा है और काम हमारे ये कराते हैं, तो कहीं कोई प्रॉब्लम आई नहीं है आज तक भी, और हमें नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी. नहीं, बिल्कुल. मैं और एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहता था प्रवीण जी. अभी जब आपने बोला कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करते हैं, काफी ऐसी दूसरी कंपनियां हैं बाजार में जो ऐसा ही काम करती है, लेकिन वहां पे हमने सुना है कि काफी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो वर्ल्ड बैंक फंडेड भी होते हैं. तो मुझे बताइए कि सर हम जो काम कर रहे हैं सीवरेज का, दूसरे कैटेगरी के प्रोजेक्ट का, तो यहाँ पे भी हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक की फंडिंग लेती है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा फंडिंग सिक्योर होता है, तो वो प्रोजेक्ट का काम रुक नहीं जाता. तो ये हम बात मान के चल सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए? बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंडेड है, उनमें से आप समझ लीजिए 50 से 70% जो है ना वर्ल्ड बैंक फंडेड ही है. वर्ल्ड बैंक का फंड उसमें होता है, और वो वाया सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, क्योंकि ये सब स्कीम्स जो है ना वो वर्ल्ड बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट को फंडिंग करता है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फिर जो है ना स्टेट्स को अपना जो है आगे करती है. जैसे मैं बताऊं, अभी हम जल जीवन मिशन में हम काम कर रहे हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कासगंज, फर्रुखाबाद एंड रामपुर. तो ये टोटल का टोटल ही फंड हमारा जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट से है. बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप. प्रवीण जी, अभी मेरे को बताइए कि हम लोग अभी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आपने बोला 2-3 स्टेट में ये है, आगे चल के हमारा कोई प्लान है कि हम दूसरे स्टेट्स में भी टेंडर जब ऐसे सीवरेज के खोलेंगे और वहां पे भी पार्टिसिपेट करेंगे? हमारा मेन फोकस तो ऑफकोर्स ये मार्केट पे रहेगा, लेकिन आगे चल के अगले 2-3 साल में इज द कंपनी प्लानिंग टू मूव इनटू सम अदर स्टेट्स आल्सो? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि हमारा जो सेंटर पॉइंट है, हम दिल्ली एनसीआर में हमारा ऑफिस है, दिल्ली गाजियाबाद दिल्ली से टच है, तो वहां पर हम रहते हैं. और हमारा अभी हम यूपी में काम करते हैं, उत्तराखंड में काम करते हैं, तो नेक्स्ट जो है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पर भी हम टेंडर डालते रहते हैं. बाय द वे अभी हमने जरा सा उतना स्ट्रांगली टेंडर नहीं डाला है, क्योंकि हमारे जितना हमको काम चाहिए वो हमें काम यहाँ पर मिलते रहते हैं. आप समझिए कि जितना हमको काम करना है उससे लगभग 2.5 गुना 3 गुने हमारे पास जो है ना हम टेंडरिंग करते हैं. और फिर जितने काम, क्योंकि सारे काम तो आते नहीं है,
मतलब 40% 50% हमारे पास काम आ जाते हैं, तो वो उतना भर अभी तक हमारे पास काम यहाँ चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे कंपनी का एक्सपेंशन होगा तो हमारे पास दिल्ली नजदीक में है, राजस्थान नजदीक में है, हरियाणा नजदीक में है, तो राजस्थान में बहुत काम निकल रहे हैं, हरियाणा में काफी काम निकल रहे हैं। अभी हमने कुछ टेंडरिंग की भी है और आगे से हम प्लानिंग भी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल समझ गया। अच्छा अमित जी, एक बात बताइए कि अभी हमारा जो रेवेन्यू बेस है उसमें कितना बिजनेस सीवरेज से आता है, कितना बिजनेस इलेक्ट्रिकल से आता है, सिविल को से कितना आता है, तो मोटा मोटी सर ब्रेकअप अगर आप दो तो दैट विल बी रियली बी हेल्पफुल फॉर अस। Sir, basically, if you talk about this breakup changes every year. It depends upon what kind of tenders you are getting. Like in financial year 2023, if we talk about that time, we were doing more sewer work. Our mostly turnover around 65 to 70% was from the sewer, and balance was from the other segments like water and the electrical. In 2024, in 23, we got majorly Jal Jeevan Mission work of 3 districts. Around 500 crores of orders we got in the Jal Jeevan Mission work. So financial year 24 turnover majorly come through this Jal Jeevan Mission work. Around 60% turnover came through Jal Jeevan Mission, and 30% came from this sewer treatment plants and sewer lines, and rest others. अच्छा दूसरी बात अमित जी, एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मुझे ना, आपको आई मीन अगर हो सके तो आप बताइए, मेरे को हेल्प करिए कि सर हर सेगमेंट में मार्जिन प्रोफाइल क्या अलग होता है, क्या सीवरेज में अलग होता है या वाटर में अलग होता है या इलेक्ट्रिकल में अलग होता है? क्योंकि मैं आपका कैश फ्लो देख रहा था, मैं देख रहा था कि सर आपका जो फिक्स्ड एसेट एडिशन है वो पिछले 3-4 साल से वो ज्यादा नहीं है, तो कैन आई एज्यूम कि सर आप इक्विपमेंट आउटसोर्स करके अपना काम कराते हो? क्योंकि काफी ऐसी ईपीसी कंपनीज है कि जो खुद का इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, फिर वो इक्विपमेंट हिलाते हैं एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट को। तो सर हमारा वो एसेट एडिशन काफी कम है, लेकिन फिर भी रेवेन्यू बढ़ रहा है, ऑर्डर बुक भी हमारी अच्छी है। तो ये क्या कंपनी की स्ट्रेटेजी है कि ज्यादा से ज्यादा एसेट लाइट मॉडल बनाना है जिससे रिटर्न रेशियोज भी इंप्रूव हो, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़े? सर इसके बारे में कुछ बताइए। Yes, sir. Sir, you see, basically this is infrastructure development work, and sites generally comes in the remote areas. Like one site is in Rampur, one is Uttarakhand, other is in Farrukhabad. So it is very difficult to channelize machinery from here. Like my site is in Rampur, let's say, so channelizing machinery from one side to other side is very not cost efficient, and maintenance is also too much problem. And this construction machinery is available on lease very easily. So this comes with the hassle-free machinery. So we avoid taking the assets in our balance sheet and then maintain it, and that is not our business. Our business is infrastructure development. So that machinery is, क्या सर नॉर्मली अमित जी, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ अभी, ये अच्छा काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया सर। अगर मेरे को 475 करोड़ के मेरे पास ऑर्डर्स है अभी और 600 करोड़ हो गया, तो जब भी ऑर्डर कंफर्मेशन आता है तभी आप ये वेंडर्स के साथ बातचीत करने लगते हो? सो यू बेसिकली हैव अ प्रॉपर्ली बैक टू बैक अरेंजमेंट विद देम, इज दिस प्रॉपर्ली अंडरस्टूड? Yes, sir. We have basically arrangement with the vendor. We know, and most of the machinery we have on our balance sheet also. And in the IPO also, we are planning to buy around 10 crores of the machinery capex. We are buying. We are basically modernizing our machinery system, and we are in touch with the vendors. We know the vendor, who all vendors are available, and in the construction, basically standardized machinery is there. So they are the vendors easily available for the machinery. So अवनीश जी मैं बताता हूँ आपको, एक्चुअल में जो भी हम टेंडर जो हमारे काम चल रहे हैं उनके लिए तो सफिशिएंट मशीनरी हमारे पास ऑलरेडी रहती है, और जैसे हम टेंडर डालते हैं तो आप समझिए कि हमारे पास जो जिनकी मशीनरी है जो हमें हायर पे मिलती है वो वेट करते रहते हैं कि यार वीवीआईपी ग्रुप को कोई काम मिले तो तुरंत हमको भी काम मिल जाए। तो वो हमारे साथ ऑलरेडी जो है ना बिल्कुल टच में इस प्रकार से बने हैं। कैपेसिटी कुछ तो हमको अपनी बनानी पड़ती है, जैसे जेसीबी है, ट्रैक्टर्स है, ये है, ड्रिलिंग मशीन है, ये कुछ तो हमको अपना जो है ना मशीनरी रखनी पड़ती है। कुछ ऐसी चीज रखते हैं जो हम हायर करने पड़ते हैं, अदरवाइज ना फिर वो लायबिलिटी बन जाती है। फिर इस प्रकार से ना हमको टेंशन वाला काम ना करके सीधा स्मूथ काम करना चाहते हैं। अच्छा प्रवीण जी, अभी एक इम्पोर्टेंट सवाल जो आपको पूछना चाहता हूँ कि सर देखिए अभी हम करीबन 216 करोड़ का रेवेन्यू है जो अमित जी ने बोला FY24 का। सर अगले 3 साल में आपके अनुमान से अभी जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है, अभी बहुत जल्दी बजट अनाउंस होने वाला है और बजट में भी
उम्मीद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट फोकस करेगी, पानी पे करेगी। तो मुझे बताइए सर, अगले 3-4 साल में आपको क्या लगता है ये मार्केट कितना बड़ा है और हम इस मार्केट को किस प्रकार से हमारी कंपनी के लिए कैपिटलाइज कर सकते हैं? तो सर इसके बारे में ज़रा बताइए कि मार्केट अपॉर्च्युनिटी कितनी बड़ी है और हमारे लिए हाउ कैन वी यूटिलाइज दिस अपॉर्च्युनिटी? प्रवीण जी। देखिए, मार्केट में तो जिन सेक्टर्स में हम काम कर रहे हैं, सीवर ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट, सीवर नेटवर्क, वाटर नेटवर्क एंड इलेक्ट्रिफिकेशन, तीनों लाइनों में इतने इतने काम है आज की तारीख में भी। अभी भी हम काम अपना अपने अपने मतलब भर का काम करते हैं जिससे कंपनी से क्वालिटी वाइज टाइम से खत्म किया जा सके। तो इनका बहुत बड़ा फ्यूचर है। जैसे मैं आपको सीवर की बात बताता हूँ, सीवर के काम अभी पूरे भारतवर्ष में 10 से 12% काम हुआ है, यानी पूरे शहरों में जितना भी शहरी इलाका है अभी उनमें काम चल रहे हैं। तो ये हर शहर में ट्रीटमेंट प्लांट बनना है, वहां का नेटवर्क बनना है एंड फिर उसको ट्रीट करके जो है उसको नदी नालों में डालना है। तो ये तो इतना काम हो रहा है कि मैं समझता हूँ अगले अगले 10, 15, 20 साल भी लगातार काम करेंगे तो भी जो है ना काम है। कामों की कमी नहीं है कंपनी में। जैसे जैसे हमारे पास करने की कैपेसिटी बनती जाएगी वैसे वैसे हम इसको काम को आगे बढ़ाते जाएंगे। ऐसे वाटर लाइन की भी है, पानी की भी आगे आगे से पूरी लड़ाई है जी पानी के लिए जी। तो हम जो तीनों सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनके कामों का तो कोई जरा सी भी दिक्कत नहीं है, जितने मर्जी काम कर सकते हैं। अच्छा प्रवीण जी, मेरे को एक बात बताइए, अभी सीवर में आपने बोला आप पहले को कंपनी थी, आई मीन अमंग्स द अर्ली प्लेयर्स जहाँ पे उन्होंने आपने सीवर में काम चालू किया था। तो अभी सर मार्केट में कंपटीशन किस प्रकार का है? सीवर में काफी दूसरे प्लेयर्स भी एंटर कर चुके हैं या ये एक ऐसा सेगमेंट है जो आपका थोड़ा सा एक यहाँ पे मास्टरी है, आपने पहले से काम किया तो लोग आपको ज्यादा कंसिडर करते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए? तो मेरे को बताइए, पानी में तो बहुत सारी कंपनियां हैं लेकिन सीवर में कैन वी से दैट यू हैव गॉट सम सॉर्ट ऑफ डोमिनेंस इन द सेगमेंट? और किस प्रकार का कंपटीशन होगा? आई मीन लिस्टेड स्पेस में या प्राइवेट स्पेस में कौन कौन सी कंपनियां होगी जहां से हम आपको एक्चुअली एक थोड़ा कंपैरिजन करें, अगर आप हमको बताएं। मैं बताता हूँ आपको कि एक्चुअल में क्या है कि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट जो है हमने सन 2008 में शुरू किया था। 2008 में एक एसबीआर टेक्नोलॉजी आई थी, उससे बहुत ही कम इस समय उसमें 1 या 2 मुंबई में बना था, एक आधा कहीं और बना था। तो उस समय पर हमने 56 MLD के 2 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए थे। हमारे इधर जो था पूरे पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर कहीं किसी ने भी इस प्रकार का ट्रीटमेंट का काम किया ही नहीं था। और उसके बाद हमने काफी ट्रीटमेंट प्लांट बना दिए। तो एक तो हमारी कंपनी के पास क्रेडेंशियल्स जो है हमारी कंपनी के वो काफी हैवी हो चुके हैं। इस प्रकार की कंपनियां अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि ये आम काम नहीं है, टेक्निकली काम है। तो मैं समझता हूँ कि मार्केट में इसके टेंडरिंग में एक हेल्दी कंपटीशन होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी रेट आप डाल दीजिए और फिर उसको टेंडर को साइड पे जाके कैसे पूरा करना है। तो जो भी कंपनियां इसमें काम कर रही हैं सब सोच समझ के काम करती हैं, रेट डालती हैं और फिर काम करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जितनी भी कंपनियां हमारे कंपटीशन में है सब हेल्दी कंपटीशन करती हैं। जैसे हम जिस क्षेत्र में करते हैं तो हमारे यहाँ पर एक EMS लिमिटेड के नाम से वो भी यही काम करते हैं। और हमारे HN भट्ट है। तो मतलब गिने चुने ना हमारे टिप्स पे नाम है कि हाँ ये 6-7 कंपनियां, सबके पास भरपूर काम है, सब अपने अपने काम कर रहे हैं जी। तो मेरा मानना तो है। आई थिंक बहुत अच्छी तरह से समझाया प्रवीण जी। प्रवीण जी, अभी मेरे को बताइए सर, हमें फाइनेंशियल्स तो कंपनी के पता है, आई मीन नंबर्स प्रोस्पेक्टस में है, अमित जी ने भी बताया हमको। मेरे को बताइए सर, आप हमारा जो बिजनेस है वो दूसरे EPC कंपनीज या सीवरेज कंपनीज या वाटर कंपनी से अलग हम कैसे कस्टमर को वैल्यू देते हैं? लाइक अगर मैं आपको 2-3 चीजें पूछूं जो नॉन फाइनेंशियल रिलेटेड है जिसके लिए आपकी कंपनी जानी जाती है, तो उसमें 2-3 चीजें क्या हो सकती है? एग्जीक्यूशन हो सकता है या आपके इंजीनियर्स की क्वालिटी, आपका डिजाइनिंग का काम, आपका बेसिकली क्विक एग्जीक्यूशन जो आपने बोला प्रोजेक्ट टाइम से पहले आप खत्म करते हैं। तो ऐसे 2-3 चीजें हमको बताइए जिससे हमको पता चले कि आप दूसरों से बेहतर काम क्यों करते हो और ये आप कैसे मैनेज करते हो। अच्छा, मैं बताता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं टेक्निकल साइड से हूँ। मैं खुद जो था सन 87 में मैंने जो है डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया था। तो 88 से मैं काम कर रहा हूँ और मैंने बिल्कुल ग्रास रूट से काम किया है। मैं साइट पे सुबह 7 बजे साइट पे पहुंचने वाला बंदा रहा हूँ और छोटे छोटे काम किए हैं।
तो मुझे वहां से पूरी नॉलेज है कि कैसे काम को स्टार्ट करना है साइट पे। क्या आज की तारीख में बैठ के हम यहाँ पर ऑफिस में बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने साइट पे इतना इतना टाइम दिया है अपनी लाइफ में, इतना टाइम दिया है कि मुझे एक एक चीज जो है ना साइट की मालूम है। एक बात तो ये कि मैं टेक्निकल हूँ और मैंने ग्रास रूट से काम किया है। दो बात, तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि मेरे जो दो बेटे हैं, अब मेरे दो बेटे हैं विभोर एंड वैभव। विभोर जो है वो सिविल इंजीनियरिंग से जो है बीटेक है, जो छोटा बेटा वैभव है वो एमबीए है, वो फाइनेंस से, वो लंदन से करके आया है। तो पहले मैं अकेला था, अब वो दोनों बेटे भी साथ में आ गए हैं, तो हम तीनों लोग जो हैं, तो एक तो मैं ये स्ट्रेंथ मानता हूं कि हम तीनों जने इस प्रकार से काम करते हैं कि एक बंदा साइट पे रहेगा, एक फाइनेंस का रहेगा, एक डिजाइनिंग पार्ट में रहेगा, टेक्निकली हम खुद हैं। तो मैं इसको अपनी स्ट्रेंथ मानता हूं कि हम औरों से बेटर जो है क्वालिटी दे सकते हैं और जल्दी उस काम को खत्म कर सकते हैं। उसके पीछे ये है कि हम तीनों टेक्निकल हैं और कई सारे हमारे यहाँ इंजीनियर्स, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि बेसिकली स्टार्टिंग से हमारे साथ हैं। उस समय वो हमारे साथ टेक्निकल थे और वो इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं कि उनको प्रोजेक्ट मिलना चाहिए, बस वो खटाखट उसकी डिजाइनिंग करा, ये करा, उसको काम को फिनिश कर देते हैं। तो ये मैं इसको अपनी स्ट्रेंथ मानता हूँ। Avinash ji, I will add one more thing. We have a team of more than 150 people in this company particularly, and out of 150 people, around 70 to 80 engineers, qualified engineers we have. Yes. We have very professionally managed the company. Well, every department has the professionals in the engineering side, designing side, even in the finance, purchase. So this is very professionally managed company in the guidance of Tyagi ji. नहीं समझ गया। आई थिंक अमित जी अंडरस्टूड। अमित जी, नाउ ऑन द फाइनेंशियल साइड, यू नो व्हाटएवर डेटा वी हैव गॉट इन द प्रोस्पेक्टस, वी स्टिक टू दैट। सर मेरे को बताइए, FY23 में बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट आपके टॉप लाइन में आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ गया, पीएटी में आ गया। उसके पहले वाला साल अगर मैं देखूं तो सर इतना इंप्रूवमेंट आया नहीं था। तो व्हाट वाज द मेन रीजन? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल अस अबाउट FY23 और FY24 में वो एक्सेलरेशन कंटिन्यू हो चुका है, क्योंकि मेरे पास सितंबर 23 तक के नंबर्स है। तो सर मेरे को बताइए पहले तो व्हाट वाज द रीजन फॉर अ शार्प जंप इन रेवेन्यू, शार्प जंप इन ऑपरेटिंग एबिटा? सर इसमें ऐसा क्या हो गया कि सडनली 23 में बहुत अच्छे नंबर आ गए, 24 में भी सस्टेन हो गए, जो पहले 1-2 साल में हमको नंबर में दिखाई नहीं दिया? तो सर उसके बारे में बताइए। Actually, after 20, if we talk about 21, financial year 21, after 21, we started focusing on the larger tenders. And we focused on in these three segments only: sewer treatment and water line and this electrical. Before that we were doing small tenders, small work also, like sector development work and other kind of work. So we started focusing on these three areas, and with the larger tenders, like we bid generally for now 100 plus crores of tenders. Below that generally we are not going. So after 2020, after this COVID era, we started focusing on the bigger tenders and the bigger. So that has the better operating margins because healthy competition is there in the bigger segment. And I tell you, we are eligible for, like, we have constructed 56 MLD of sewer treatment plant, and we are eligible up to 90 MLD of sewer treatment plant. 90 MLD is a very huge capacity. Like all urban area generally comes under 90 MLD sewer treatment plant. Now we are going for the larger tenders. That's why the margins have improved. ओके, अंडरस्टूड। अच्छा अमित जी, एक मिनट, थोड़ा टेक्निकल बात के अलावा एक बात और बता देता हूँ कि जैसे आपने कहा कि ये बाद में क्यों बढ़ा है। पहले मैं अकेला था, बाद में मेरे दोनों बेटे मेरे साथ आ गए, तो हमने सोचा कि यार काम जो है ना थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। तो जहां मैं अकेला काम करता था, 2 जने वो आ गए, तो काम 3 गुना होना चाहिए था ना, तो 3 गुना आप करते इसलिए जो है ना ये भी एक कारण है। बिल्कुल सर, बहुत यू नो यू आर डेफिनेटली ब्लेस्ड सर, आपके दोनों बेटे आपको और बिजनेस बढ़ाएंगे। अमित जी अभी बताइए, विदाउट पुटिंग अ नंबर, जैसे सभी को पता है एज पर कंप्लायंस वी कैन नॉट टॉक अबाउट नंबर, बट सर विदाउट गिविंग अ नंबर हम ये मान के चले कि FY25 के लिए, यानी अभी जो FY25 साल चालू भी हो गया, अभी हम जुलाई में है, सर मेरे को बताइए ऑपरेटिंग मार्जिन हम सस्टेन कर पाएंगे या इससे भी इम्प्रूव करने की हमारे पास पोटेंशियल? Sir, definitely we have the potential and we are working on that. Definitely the margins will improve in the coming years. अच्छा, और दूसरी बात बताइए सर, बेसिकली जैसे वॉल्यूम ऑफ बिजनेस बढ़ता है, मेरे को सिर्फ समझना है कि
ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑर्डर्स मिलते हैं तो हमारा ऑब्वियसली ऑपरेटिंग मार्जिन इज कंप्लीटली सिंक विद द नंबर ऑफ ऑर्डर्स वी डू। जितना ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट और जितने ज्यादा ऑर्डर हम करेंगे उससे हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन को बढ़ने का स्कोप ज्यादा मिलता है। तो ये बात इज इट राइट? It is right. So the fixed cost remaining same. हाँ, Margins will definitely improve. Yeah. ठीक है। अब प्रवीण जी, अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, कंपनी पब्लिक इशू हो रही है, तो सर इस कंपनी के पब्लिक इशू के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। कितना बड़ा इशू है, इसलिए हम पैसा उठा रहे हैं? तो सर इफ यू कैन गिव सम इनपुट्स, सर ये पैसा हम किस लिए उठा रहे हैं और इसका क्या उपयोग होगा? Sir, the issue size is around 61.25 crores. Okay. And majority portion will be used in the working capital. Like 40 crores will be utilized in the working capital only. All money will come into the company by issuing the new shares. There is no OFS. And no OFS is not there. और आप 10 करोड़ बोल रहे थे, कोई छोटा कैपेक्स भी करोगे ना आप? 10 करोड़ basically we will buy the new machinery for by 10 crores, 10.5 crores to be very precise, and 40 crores will go into the working capital only, and rest is the GCP and other small expenditures. और अमित जी, अभी अगेन विदाउट पुटिंग अ नंबर, अगर 600 करोड़ का ऑर्डर बुक है और हम मान के चलते हैं कि हर ऑर्डर को 18 महीने लगता है, तो मोटा मोटी हम ये समझ लें कि ये जो टॉप लाइन ग्रोथ हमने FY24 में की है, can we assume that this top line growth will be further bolstered because of this order book? क्योंकि ऑर्डर बुक है तो आपको एग्जीक्यूशन करके डिलीवर करना है, तो can we assume that at least और कुछ नहीं तो कम से कम जो एग्जिस्टिंग टॉप लाइन ग्रोथ है वो तो मेंटेन कर ही देंगे, लेकिन और ऑर्डर्स आते हैं तो उससे भी बेहतर ऑर्डर एग्जीक्यूशन के लिए जगह है एटलीस्ट FY25 और 26 के लिए? So definitely, Avinash ji, on a very conservative side, if we talk about, we are expecting minimum growth of 30 or 35% CAGR in next 3 to 4 years. ओके, ठीक है, समझ गया। तो बेसिकली अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। सर मेरे को और एक बात बताइए कि बेसिकली क्या है ना कि वर्किंग कैपिटल के बारे में अभी आपने बोला आप पैसा उठा रहे हो, मैं आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल देख रहा था आपके बैलेंस शीट से जो प्रेजेंट हुआ है प्रोस्पेक्टस में। सर वेरी इंटरेस्टिंग इन FY23 ना मैंने देखा कि सर आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत ही मजबूत है। आपका ऑपरेटिंग ईबिटा में देख रहा था, एंड आई वाज सीइंग व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ दैट ऑपरेटिंग ईबिटा इनटू ऑपरेटिंग कैश फ्लो। सर फॉर अ EPC कंपनी दिस इज रियली वेरी गुड, क्योंकि इतना अच्छा वर्किंग कैपिटल साइकिल मैंने बहुत कम कंपनीज में देखा है। तो सर ये कैसे आप करते हो? मैंने FY24 में भी जो भी नंबर्स फर्स्ट 6 मंथ के प्रेजेंट किए हैं वहां पे भी मैंने देखा कि सर ऑपरेटिंग कैश फ्लो काफी मजबूत है। तो सर ये वर्किंग कैपिटल साइकिल आप कैसे टाइट करते हो? क्या हर प्रोजेक्ट पे आपको कोई 10% 20% एडवांस मिलता है, या आप कैसे फंडिंग मैनेज करते हो कि जैसे आपका वर्किंग कैपिटल इज क्रंच्ड एंड योर ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज अ वेरी डिसेंट नंबर? सर ऑन दिस इफ यू कैन प्लीज शेयर योर थॉट्स। Yes sir, we have the working capital limit of around 30 crores from 2 banks. If we talk about as of now position, we have 30 crores of bank cash credit limit from 2 banks, ICICI Bank and State Bank of India, and we have 65 crores of non-fund based limits from these banks. And as I said, we have a team of professionals. We are working very much for improving the working capital. Like that is the major portion which you should work to realize the working capital, to improve the working capital. So you see our debtor position has improved significantly over a period of last 2 to 3 years. It has come down in FY24 to 65 days, from the 100 days to 65 days in FY24 standalone figures. And likewise the inventory position also we have improved holding periods, and creditor also we are generally paying them. We are buying the material on immediate payment basis. So creditor position has also improved. So our now working capital is reduced to 110 days, from 130-40 days to 110 days right now in FY24, and in future also we will try to reduce it to the maximum possible level. And normally since most of our customers are government, state governments, are the payment cycle is normally, is it on time? Like for example आपका जितना भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है अमित जी, पेमेंट आपको कितना 15 दिन में, 1 महीने में या 1.5 महीने में आपको टाइम साइकिल जो है वो लगातार पेमेंट कंसिस्टेंटली मिल रहा है, या कहीं कुछ चीज अटक रही है या कुछ डिले हो रहा है? ऐसा कुछ आपको एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है, या इज इट वेरी स्मूथ? So it is very smooth. Generally there are no delays.
Basically, every tender has milestone based billing and milestone based the payment also. And government is nowadays very prompt in releasing the payment. As per contract, they are not delaying. Payments are very smooth from the government sector now. ठीक है, आई थिंक नाइस टू नो, बिकॉज ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो का जो नंबर है मैं देख रहा था, आई कैन सेंस दैट वेरी टाइटली मैनेज्ड एंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है सर, क्योंकि ऑपरेटिंग कैश फ्लो मार्केट में ज्यादातर एनालिस्ट ये नंबर बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, तो आपके लिए अच्छी बात है। प्रवीण जी, आखिरी सवाल जो इम्पोर्टेंट है बिजनेस के लिए सर, इतने सालों का एक्सपीरियंस आपने इस सेक्टर में काटा है सर, कोविड तो सभी ने देखा है, कोविड पे टाइम पे तो पूरी कंट्री की हालत खराब थी, काफी इंडस्ट्रीज दब गई। मेरे को बताइए सर, नॉर्मली हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? इज इट एग्जीक्यूशन रिस्क कि ऑर्डर ले लिया हमने, टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं किया? हमारे धंधे में सबसे बड़ा रिस्क क्या है और हमने अभी तक वो रिस्क कैसे मैनेज किया? देखिए, रिस्क तो आप समझ लीजिए इस धंधे में नहीं, किसी भी धंधे में है कि यदि आपने जो काम लिया है उसको पूरा नहीं किया, मतलब मैं तो कहता हूँ कोई फैक्ट्री में भी आपने पूरा प्लांट लगा दिया और उसमें जो आइटम आप बनाने जा रहे हो वो बना ही नहीं, तो समझ लो फिर तो रिस्क ही रिस्क है चारों तरफ से। ऐसे ही मैं तो इसमें भी ये मानता हूँ कि यदि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो वो काम समय से खत्म हो जाना चाहिए। मैं अपने लाइफ के इतने बड़े स्पैन में, बिजनेस के स्पैन में, मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे लाइफ में 1 या 2 काम स्टार्टिंग में हमारे ऐसे हुए थे कि जो डिले हो गए, और डिले होने के कारण उन कामों में हमें कुछ पैसा नहीं बचा। मैं आपको सीधी सीधी भाषा में, मतलब देसी भाषा में बता रहा हूँ कि उनमें कोई पैसा नहीं बचा क्योंकि वो डिले हो गए थे। तो हमने इसमें यही सीखा है कि काम को आप जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, उस कॉन्ट्रैक्ट को टाइम से पहले यदि आपने निपटा दिया तो आपका मार्जिन भी बढ़ जाएगा और आपकी गुडविल भी बनेगी। तो मेरा इसमें बस रिस्क ये है कि आप उसको काम को फिनिश कर दें। इसीलिए मैं आपको पहले भी कह रहा था कि हम बहुत ज्यादा काम नहीं लेते हैं। बहुत ज्यादा काम कर सकते थे अब से पहले भी, लेकिन हम उतने ही लिमिट में काम करते हैं कि जितने काम ले उनको समय पर खत्म कर सके। उसके लिए वर्किंग कैपिटल हमारे जो है, जितने हमारे इंजीनियर्स हैं वो हमारे पास होने चाहिए, लेबर हमारे पास होनी चाहिए, उसी के हिसाब से काम लेते हैं और कामों को टाइम से खत्म करते हैं। ये मेरा मतलब हो रहा है। तो बेसिकली बॉटम लाइन यही है प्रवीण जी की, एग्जीक्यूशन यानी जो स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो धंधे में अगर वो मेंटेन करते हैं तो मोटा मोटी काम की कमी नहीं है, लेकिन आपको एग्जीक्यूशन पे बराबर फोकस करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ठीक है। आई थिंक प्रवीण जी, अमित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने को, और मुझे काफी अच्छा लगा कि बहुत अच्छी जानकारी आपकी कंपनी के बारे में मिली। तो सर मेरी तरफ से आपको, अमित जी, प्रवीण जी, बहुत बेस्ट विशेष आपके मैनेजमेंट टीम को भी, और सर पब्लिक इशू के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार जी, थैंक यू सर।